धामी सरकार ने पेश किया 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर का ऐलान, शीतकालीन यात्रा का भी बड़ा तोहफा। धामी सरकार के बजट में दिखी विकास की झलक। युवा उत्तराखंड में शिक्षा पर फोकस, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 178 करोड़ से ज्यादा का बजट। उत्तराखंड के बजट पर सीएम धामी ने दी प्रक्रिया, बोले नवाचार आत्मनिर्भर उत्तराखंड महान विरासत का बजट। ओजस्वी मानव संसाधन को समर्पित बजट। उत्तराखंड में कल से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 163 लागू। उत्तराखंड में मौसम का फिर बदला मिजाज। चक्राता के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी, मायूस किसानों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। डोईवाला की सौंग नदी पुल के पास मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या कर शव फेंकने का आरोप। डोईवाला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते इस वक्त खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया। विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य के साथ सदन में सरकार ने बजट पेश किया। धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल प्राप्तियां लगभग ₹1,01,034 करोड़ 75 लाख का बजट पेश किया। सरकार ने बजट में गरीब किसान महिला वर्ग को विशेष प्रावधान दिया है। सरकार ने बजट को ऐतिहासिक बताया, जबकि विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया। वहीं एक तरफ जहां सरकार देहरादून में राज्य का बजट पेश किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने देहरादून से पहले से ही बजट सत्र करने का विरोध किया। इस रिपोर्ट को देखिए। धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का कर दिया है। विकसित भारत विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य के साथ सदन में सरकार ने बजट पेश किया। धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक बजट पेश किया है। सरकार ने बजट में गरीब किसान महिला वर्ग को विशेष प्रावधान किया है। सरकार ने बजट को ऐतिहासिक बताया है, जबकि विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया है। ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है। और 2001 और 2 के हमारे पहले बजट की तुलना में, जब पहला बजट राज्य स्थापना के बाद प्रस्तुत हुआ था, उससे यह बजट हमारा 24 गुना अधिक है। हमने इसमें इकोलॉजी, इकोनॉमी, इनोवेशन, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी के व्यापक फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया है। इस बजट में हमने वेंचर फंड की स्थापना की है, जिसमें रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना, प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, होमगार्ड कल्याण कोष का गठन, पुलिस कर्मों के उत्साहवर्धन हेतु रिवॉल्विंग फंड की स्थापना जैसी अनेक नई पहलों को इसमें सम्मिलित किया है। ये बजट हमारा नमो अर्थात नवाचार आत्मनिर्भर उत्तराखंड महान विरासत व ओजस्वी मानव संसाधन की थीम पर आधारित है। मुझे प्रसन्नता है कि बजट में राज्य के समावेशी समग्र विकास के लिए ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी कल्याण को केंद्र में रखा गया है। विशेष फोकस इन 4 जो हमारे सेक्टर हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी को प्राथमिकता में रखा गया है। वहीं विपक्ष ने बजट पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस विधायक उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा, बजट जन भावनाओं से कोसों दूर है। महंगाई पर दूर दूर तक कोई बात नहीं है। 4 धाम अवस्थापना के लिए बहुत कम बजट रखा गया है। महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा का भी यही हाल है। वहीं विपक्षी दलों के साथ आम जनता की उम्मीदों पर ये बजट अनुकूल नहीं।
आज का जो बजट भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, उस बजट में जो सबसे मूलभूत चीज है महंगाई पर कैसे नियंत्रण किया जाएगा, उस बारे में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। बात कह रहे हैं हम स्वावलंबी बनाएंगे, मतलब कि सेल्फ डिपेंड। आज जो हाल है, सरकार कह रही है कि भाई आप सेल्फ डिपेंड रहो, कानून कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, बजट सत्र पे निगाहें सभी दलों की थी और उत्तराखंड क्रांति दल भी इसी एक दल में है। ये सोच रहा था कि बहुत जल्द उत्तराखंड के लिए ये धामी सरकार कुछ नया करेगी, जिसमें सबसे पहले तो ये मांग थी बड़े दिनों से कि वो यहाँ पर एक सशक्त भू कानून और मूल निवास की बात भी करेगी। मूल निवास को छिपाकर, पूरी तरह से छिपाकर एक सशक्त भू कानून की बात इन्होंने कही है, लेकिन उसमें भी विषमताएं हैं। क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसके पूर्वानुमान तक भी किसी को पता नहीं है। इसी श्रृंखला में बजट भी, सेम बजट की भी बात है। आज तक हमने देखा है कि जब भी बजट शुरू होता था तो बजट की एक सुर्खियां या बजट का एक हाईलाइट होता था कि इस बार के बजट में ये होने जा रहा है। जबकि उत्तराखंड का बजट के पिछले 17 तारीख बजट शुरू होने से पहले कई चैनलों पर जब उनके प्रवक्ताओं से पूछा गया तो वो ये कह रहे हैं कि हम कोई भविष्य वक्ता नहीं है जो बजट को पहले बता दें। इसका मतलब बजट का जो पिटारा है वो 17 तारीख रात 12 बजे को बनता है और 18 तारीख की तैयार करके 20 तारीख को पटल पर खोला जाता है। ये बहुत बड़ा दुखद है। बजट में कई क्षेत्रों में करोड़ों का प्रावधान। MSME उद्योगों के लिए 50 करोड़, मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़, स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़। UJVNL की 3 बैटरी आधारित परियोजनाएं मार्च 2026 तक पूरी होंगी। मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़, जमरानी बांध के लिए 625 करोड़, सौंग बांध के लिए 75 करोड़, लखवाड़ के लिए 285 करोड़, राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़, नगर पेयजल के लिए 100 करोड़, अनुसूचित जाति बहुमूल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़, पूंजीगत मद में लोनीवी को 1267.70 करोड़, PMGSY के तहत 1065 करोड़, नागरिक उड्डयन विभाग को 36.88 करोड़, लोनीवी में सड़क अनुरक्षण के लिए 900 करोड़। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बजट सत्र पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सत्र के दौरान सदन में सड़क सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस विधायकों ने जहां सदन के भीतर बदहाल कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की है, वहीं सरकार प्रदेश में विकसित उत्तराखंड बनाने की बात कर रही है। वहीं धामी सरकार ने उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आय व्यक्त प्रस्तुत किया, जो आगे प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होने का दावा किया जा रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्देश्य आर्थिक संतुलन बनाए रखे हुए और राज्य के विकास कार्यों में तेजी लाना है। उत्तराखंड के पर्यटन को कितने कहां बजट खर्च होगा, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पूंजीगत कार्यों के विकास के लिए 100 करोड़, टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़, मानस खंड योजना से विकास के लिए 25 करोड़, वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़, नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़, चार धाम मार्ग शुद्धिकरण के लिए 10 करोड़। खबर देहरादून से है। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को डोनाल्ड
ट्रंप प्रशासन की गिरफ्तार कर वापस भेज रहा है। इनमें से भारत, मैक्सिको, सल्वाडोर, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर जैसे देशों के नागरिक मुख्य रूप से शामिल हैं। अमेरिकी प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के बेहद अमानवीय तरीके अपनाए हैं। जंजीरों से जकड़कर इन लोगों को सैन्य विमानों से वापस भेजा गया है। भारत समेत दुनिया में भर में इस मानवता का विरोध हो रहा है। वहीं हिंदुस्तानियों की भी जंजीरों में जकड़ी हुई तस्वीरें सामने आई, जिसका आज बजट सत्र के तीसरे दिन उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने खुद को हाथों में पैरों में बेड़ियों से बांधकर विरोध जताया। हिंदुस्तान के लोगों को बेड़ियों में बांधकर अमेरिका ने हिंदुस्तान भेजा और अन्य राष्ट्रों के लोग अपने प्लेन ले जाकर अपने यहाँ के लोगों को लेकर आए। हिंदुस्तान की सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रही और हिंदुस्तान में लाकर भी पुलिस की गाड़ी से ले जा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अमेरिका की नीति है। तो अमेरिका की 10 साल से चढ़ा वंदना क्यों कर रहे हैं आप? अगर अमेरिका हिंदुस्तान को इस नजर से देखता है तो आप उसकी चढ़ा वंदना क्यों कर रहे हैं? उनकी आंखें खोलने के लिए बेड़ियां बांधकर मैं आज यहाँ विधानसभा सत्र में आया। खबर रामनगर से है, जहां महाशिवरात्रि पर्व इस वर्ष 26 फरवरी को पूरे उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस पर्व पर रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर स्थित प्राचीन बाल मंदिर देवी पर्यावरण समिति के तत्वाधान में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में जहां एक और हजारों की संख्या में हरिद्वार से अपनी कांवड़ में पवित्र जल लेकर कांवड़ियां यहां जल अभिषेक करने पहुंचते हैं, तो वहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी दर्शन के लिए आते हैं। और मेले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर गुरुवार को एसडीएम राहुल शाह एवं तहसीलदार कुलदीप पांडे ने मंदिर प्रांगण में अधिकारियों, संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर माँ बाल सुंदरी देवी पर्यावरण सेवा समिति द्वारा मेले का जो आयोजन किया जाता है, उसके लिए एक विशाल शिव मेला जो यहाँ पर आयोजित होता है। हरिद्वार से कांवरी जल लेके आते हैं, पवित्र जल लेके आते हैं। तो आज प्रशासनिक बैठक थी मंदिर समिति के साथ। उप जिलाधिकारी महोदय रामनगर की अध्यक्षता में और तहसीलदार महोदय की अध्यक्षता में उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को यहाँ पर जो है शिव मेले की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और मंदिर समिति ने जो भी सहयोग उनसे मांगा है, अपेक्षित सहयोग प्रशासन द्वारा दिया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु एवं कांवड़ियाँ मंदिर परिसर में आते हैं और मंदिर परिसर में आपका दर्शन करते हैं। उसी के दृष्टिगत सारी व्यवस्थाओं के संबंध में आज बैठक की गई थी, जिसमें कि भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त संख्या में बैरिकेडिंग की व्यवस्था, पथ प्रकाश की व्यवस्था, ट्रैफिक प्लान की व्यवस्थाएं एवं स्वास्थ्य एवं अन्य प्रकार की जो आकस्मिक सेवाएं होती हैं, उनकी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के संबंध में सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उस दिन की जाएंगी। खबर देहरादून से। उत्तराखंड सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट ने यात्रा की तिथियों की घोषणा की और श्रद्धालुओं के लिए पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब 25 मई से खुल जाएगा। यह निर्णय मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी और श्री नरेंद्र सिंह बिंद्रा गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष के बीच बैठक में सरकार की सहमति से लिया गया। श्रीमती राधा रतूड़ी मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार के साथ हुई बैठक में आज ये फैसला लिया गया है कि श्री हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष यात्रियों के लिए 25 मई से खोल दिए जाएंगे। प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदल रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में आज देर रात से बारिश और बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश में अगले 2 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उन्होंने बताया कि 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी हो सकती है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ समेत कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को 19 और 20 तारीख को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते जो पीक एक्टिविटी 19 की रात से लेकर के 20 तारीख और थोड़ी बहुत 21 तारीख तक मिलने की संभावना है। इसमें 19 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या गढ़वाल में, देहरादून, टिहरी और हरिद्वार जनपद में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है और 3200 या 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी मिल सकती है। इसमें जो पीक एक्टिविटी 20 तारीख को है, तो 20 तारीख को उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है।
2800 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फ़बारी मिल सकती है। साथ ही जो उत्तराखंड के जनपद हैं जैसे देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत या उधम सिंह नगर जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना है। खबर विकासनगर से। मौसम के बदले मिजाज के साथ ही चक्राता की ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में फरवरी माह में एक बार फिर जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे जहां एक और मौसम खुशगवार हो गया है तो वहीं बर्फबारी होने के से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बर्फबारी को ताज़ा तस्वीर चक्राता के ऊंचाई वाले क्षेत्र कुनैन, लोखंडी, देववन और नवीन चक्राता से की हैं। आज यहाँ सुबह बर्फबारी होनी स्टार्ट हो गई है और सभी किसान भाइयों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं और सभी बहुत खुश है क्योंकि कुछ टाइम से ना तो बारिश हो रही थी ना बर्फबारी हो रही थी, जिससे सब चीज़ सूखने की कगार पे आ गई थी कि अगर बारिश नहीं होगी तो फसलें कैसे होगी। लोगों ने अपने बगीचे लगाए हैं, ना तो बर्फबारी हो रही थी और नदी नाले सब सूखे पड़े हुए थे। तो आज सभी लोग इससे बर्फ़ से जो बर्फबारी हो रही है तो सभी लोग खुश है कि बर्फबारी से आज इस टाइम, क्योंकि फसलें भी काफ़ी अच्छी होगी, इससे थोड़ा नमी हो जाती है और जो नदी स्रोत वगैरह सूखे हुए थे तो उसमें पानी भी आ जाता है, क्योंकि अगर बारिश और बर्फ नहीं होगी तो सब चीज सूखने की कगार पे आ जाएंगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पौड़ी से है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय पौड़ी में पीयर एजुकेटर एक्सपोजर विजिट कार्रवाई गई। पहली बार विभिन्न चिकित्सक सेवाओं की जानकारी लेने जिला चिकित्सालय पहुंचे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसुकुंडखाल व कलजी खाल के पीयर एजुकेटर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने जिला अस्पताल में संचालित चिकित्सा जन सुविधाएं जैसी सिटी स्कैन, इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, बाल रोग विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपी, डेंटल, टीबी क्लिनिक, आयुर्वेदिक, आरटीआई, एसटीआई, आईटीसीसी समेत अन्य विभागीय कार्यावृत्तियों का निरीक्षण करवाकर जानकारी ली। आज यहाँ सीखा। हम पहले तो हम आरकेएसके के प्रोग्राम में आए हैं। हमने ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल के विजिट में आए हैं। ये सरकार की एक अच्छी पॉलिसी है जो सरकार के अंतर्गत आती है। हम यहाँ ओपीडीओ में गए, हमने सीटी स्कैन देखा, दंत विभाग देखा और एनडीए जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, असंचारी रोग और बहुत सारी चीज़ें देखी हमने। सर ने हमें बताया कि हमें किस तरह से ब्रश करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने दांत साफ रखने चाहिए कि और मुंह को जो मिरर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि जो मुंह है उसी से सारी डिसीज़ एंटर होती है और उसी से सारी डिसीज़ बाहर भी आती है। हमें यहाँ बहुत कुछ सिखाया और हम पीयर एजुकेटर के स्टूडेंट हैं और बहुत सारे टीचरों ने हमें बहुत कुछ बताया, जैसे हमारे हेल्थ की, हमारे मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि हमें यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर सर लोगों ने भी बहुत कुछ बताया, जैसे हम अपने दांत को कैसे ठीक रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपने दांतों को गलत तरीके से ब्रश करते हैं, तो सर ने हमें बताया कि हमें कैसे ब्रश करना चाहिए। तब तो यहाँ पे कार्यरत हूँ, मुझे यहाँ 10 साल हो चुके हैं। ये कार्यक्रम हमारे NHM के थ्रू है, राष्ट्रीय मिशन के थ्रू ये कार्यक्रम बनाया गया है। बच्चों के लिए 10 से 19 साल तक के बच्चों के लिए कार्यक्रम है। आज हमारे जो बच्चे हैं, जो हम ब्लॉकों से, डिस्ट्रिक्ट के जो पीयर एजुकेटर हम लोगों ने बनाए थे, उन बच्चों को हमने आज स्कूल में उनको लेके आए हैं यहाँ पे ओपीडी का विजिट कराने। तो आज हम हर बच्चे को एक डिपार्टमेंट में ओपीडी में लेके गए हैं, जहाँ पे बच्चों ने हमने उनको RTI, STI के बारे में, HIV के बारे में, सिटी स्कैन मशीनों का क्या काम होता है, कैसे वो कार्य करती है, वहाँ ले गए। टीबी का क्या है, उसमें टीबी कैसे बच्चों में फैलती है, हम डेंटिस्ट के पास उनको ले गए। तम्बाकू के बारे में उनको बताया गया। तम्बाकू के बारे में उनको बेसिक जानकारी ये बताई गई, क्योंकि बच्चों पे आजकल सबसे ज़्यादा दबाव इसी चीज़ का पीयर प्रेशर होता है। बच्चे प्रेशर में आके ये ज़्यादा चीज़ें लेते हैं कि हम अपने दोस्तों से सीखना, एक खा रहा तो बोलता तू नहीं खा रहा, तो बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा ले रहे हैं। तो तम्बाकू के हमारे लेके ये है कि बच्चों में इस चीज़ का बहुत सेवन।
खबर हल्द्वानी से। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिहाज से सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने बताया कि परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी। नैनीताल जिले के 11 सेक्टर में बांटा गया है। सभी 11 सेक्टर में मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन और सभी केंद्र व्यवस्थापकों की एक मीटिंग भी कर ली गई है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 फरवरी से प्रारंभ की जा रही हैं और जो 11 मार्च तक चलेंगी, उसके दृष्टिगत हमारे पूरे जनपद को 11 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हमारे द्वारा और शिक्षा विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ सभी केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक इसमें ली गई है और उनको परीक्षा को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से उसकी शुचिता को बनाए रखते हुए नकल विहीन संपन्न कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उनके बाहर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रतिबंधात्मक आदेश भी निर्गत किए गए हैं। खबर मैंगलोर से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के झबरिन जट गांव में 26 वर्षीय युवक की चाकू से गोद करने में हत्या कर दी गई। गांव के शमशान घाट के पास कूड़ेदान में युवक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। और इसी बीच डोईवाला से बड़ी खबर आ रही है। डोईवाला की सोंग नदी पुल के पास मिला शव। फल की रेहड़ी लगाने वाले कमल कौशल का मिला शव। फल की रेहड़ी लगाने वाले कमल कौशल का मिला शव। परिजनों ने लगाया हत्या कर शव फेंकने का आरोप। डोईवाला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। डोईवाला पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की जांच। डोईवाला से खबर। डोईवाला की सोंग नदी पुल के पास मिला शव। बता रहे हैं कैसे हुआ भाई? अभी सुबह हल्ला पड़ा कि वहाँ पे किसी अपाहिज आदमी की लाश पड़ी हुई। कोई परिचित होगा जानने वाला, उसने भाई की पैसाकी पहचानी। उसने बताया ये तो कमल कौशल है, इंदिरा कॉलोनी का। हम लोग सब घर से भागे भागे दौड़े आए और यहाँ पे आके जगह कि हमारे बड़े भाई कमल कौशल वो यहाँ से किसी ऊपर मारा होगा। यहाँ चोट भी लगी है उनपे? उसका सर पे फटा है, मुंह पे चोट है और यहाँ से ऊपर घसीट के ले जाने के निशान है। जब बात है, अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि किसने ऐसा किया। बेचारा बहुत सज्जन व्यक्ति, अपना पाँव से विकलांग, अपना कारोबार कर रहा था किसी तरह से, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पता लगना चाहिए, खुलासा होना चाहिए कि क्या हुआ। बिल्कुल खुलासा होना चाहिए और दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। खुलासा होना चाहिए। देखिए उसके काफ़ी चोटें हैं, जो मृतक है, और ये हमारे साथ का ही लड़का है। और अगर इसके साथ कोई अनहोनी हुई है, यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, देखिए ये सामने कैमरे लगे हुए हैं, इनसे कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा अगर ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि उसके परिजन भी बता रहे हैं कि इसके पहले भी इसके साथ कुछ मारपीट हुई है।